हेलो इंडिया, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। आज हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आए हैं और ये सेट नंबर हम लोग 7 देख रहे हैं। कौन सा सेट नंबर 7 देख रहे हैं। इस सीरीज़ में क्या करते हैं हम लोग, एमसीक्यू को पूरा टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखते हैं और उसके थ्योरी को भी क्लियर करते हैं और उसके ऊपर जो फैक्ट, जितने भी फैक्ट आते हैं उसको भी हम लोग क्लियर करते जाते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। यदि इस टाइप की सीरीज आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक, तो इस देखिए हमारे कहने का मतलब है कि आप यदि इस सीरीज़ को देखते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली है कि आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो एक बार सीरीज़ को देखिए, कम से कम 5 मिनट तो टाइम दीजिए आप, 5 मिनट टाइम तो दीजिए आप, 5 मिनट टाइम दीजिए, एक बार देखिए, समझिए, और क्वेश्चन यदि नहीं बनता है तब हमें बताइएगा। लेकिन एक बार 5 मिनट टाइम देके देखिए इस वीडियो को। ठीक, क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग 22 नंबर से देखेंगे। कह रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार, पहली बात देखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार के लिए ब्रिटिश क्या करते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट लॉन्च करते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट लाते हैं, चार्टर एक्ट लाते हैं। इस एक्ट के तहत क्या करते हैं, भारतीयों के लिए 1 लाख रुपया, भारतीयों के लिए क्या करते हैं, 1 लाख रुपया फंड देते हैं और कहते हैं कि इससे क्या करें, भारतीयों को शिक्षित किया जाए। क्या किया जाए, भारतीयों को शिक्षित किया जाए, भारतीयों को शिक्षित किया जाए। और शिक्षित करने के बाद जो है, भारतीयों को शिक्षित किया जाए। और इस शिक्षित करने का मेन उद्देश्य था कि भारतीयों को जो है छोटे प्रशासनिक पदों पे, छोटे छोटे पदों पे इसको जो है पदों पे इसकी नियुक्ति हो सके। जिससे क्या है, इससे क्या होता, तो भारतीय जो होते थे वो कलर टाइप के नौकरियां उनको मिल जाती थी। तो मेन मुख्य उद्देश्य क्या था ये शिक्षा लाने का, तो था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। छोटे छोटे पद पे जो है जो भी शिक्षित भारतीय होते थे उनकी आवश्यकता होती थी। इसलिए उनका उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वो कुछ काम किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत देना होता था। अब देखिए, अस्थायी बंदोबस्त की बात कर रहा है, तो अस्थायी बंदोबस्त की हम लोग कहें, अस्थायी बंदोबस्त की बात करें, हम लोग बंदोबस्त की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त जो होता है ये लागू होता है 22 मार्च 1793 को। कौन लागू करवाते हैं इस टाइम, इसको लागू करवाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन करवाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लागू कराते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, और इसके तहत क्या करता है, ब्रिटिश जो क्या करते हैं इसके तहत, ब्रिटिश जो है भारतीय जमींदार को, किसको भारतीय जमींदार को भूमि देते हैं। उसके ऊपर जो है जमींदार से क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं, टैक्स यानी भू राजस्व लेते हैं। क्या लेते हैं, भू राजस्व को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो यही कह रहा है जमींदार पूरे लगान क्या कितना प्रतिशत था, तो वो था 89%। इसके तहत पूरा ये जो है जमींदार कितना देते थे, जमींदार जो है 89% देते, कितना देते थे, 89% दे देते थे। मान लेते हैं 11 रुपये आप कमाते हैं, तो इसका जो है 10 रुपया जो है आप कंपनी को दीजिए, और 1 रुपया पे आप जो है जीवन यापन कीजिए। ये जमींदारों को कहा गया था। और किसान तो इससे भी बदतर हालत में थे, तो इस टाइप से बोला गया था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा क्या है कि ये उत्तर भारत में इस एरिया के देखिएगा, इस एरिया में उत्तर भारत के पूर्ववर्ती सीमा में इस एरिया में देखिएगा, इस एरिया में जो थे क्या कर रहा है, भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा गया था। इस एरिया में जो है भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन बर्ड को कहा गया था। किसको कहा गया था, मार्टिन बर्ड को कहा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन करें, समस्त अंग्रेजों भारत के सर्वाधिक भूमि पर 51% अपना भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया था। कौन सा था, वह कौन सा था, एक अस्थायी बंदोबस्त था, एक रैयतवारी और महलवारी। 51% बात कर रहा है, इसका मतलब है रैयतवारी व्यवस्था था। रैयतवारी व्यवस्था जो है इसको जो है ये आते हैं कब, 1820 ईस्वी में आते हैं। ठीक, और इसके संस्थापक की बात करें, तो अलेक्जेंडर रीड कौन थे इसके संस्थापक, अलेक्जेंडर रीड और हेक्टर और मुनरो। कौन थे, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो
थॉमस मुनरो। कौन थे ये? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो संस्थापक थे। और इसको इस समय जो है 1820 के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था ये बताइए आप लोग। बंगाल का गवर्नर जनरल की बात करें, जनरल जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है पूरे भारत में जो है 51% क्षेत्रों पे लागू था। कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे? 51% क्षेत्रों पे लागू था। ठीक। और इसको देखिएगा, ये 51% क्षेत्रों की बात करेंगे तो ये जो थे इसके तहत कौन सा क्षेत्र तो 51% कौन सा क्षेत्र था? तो ये देखिएगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ साथ बम्बई प्रेसिडेंसी यहाँ भी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर देता था। रैयत का मतलब क्या होता है पहली बात देखते हैं। रैयत की बात करें हम लोग, रैयत का मतलब होता था किसान। इसका मतलब था किसान। ठीक। किसानों से क्या करता था? इसके तहत किसानों से जो है खेत में जो किसान थे वो क्या करते? अनाज उपजाते थे और उसका टैक्स जो भी राजस्व आता था वो अंग्रेजों को दिया करते थे ये किसान। ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में उपनिवेशी शासकों के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल विवाद का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद। अब देखते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या होता है भाई। इल्बर्ट बिल विवाद की बात करते हैं हम लोग। ये आते हैं 1883 से लेकर 1884 में रहते हैं। ठीक। और इस समय देखिएगा, इस समय जो है भारत का वायसराय की बात करें हम लोग, वायसराय की बात करें, भारत का वायसराय जो होते हैं लॉर्ड रिपन होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड रिपन होते हैं। ठीक। इल्बर्ट बिल विवाद का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था कि भारत में जो है अदालत होते थे और इसके तहत भारत में अदालत के तहत जो है भारत में 2 तरह के जजों की बात किया गया था। एक था भारतीय जज और दूसरा जो हुआ करते थे, दूसरा होता था यूरोपीय जज। कौन होते थे? यूरोपीय जज हुआ करते थे। इल्बर्ट बिल विवाद होने का मेन कारण था कि इस टाइम जो लॉर्ड रिपन जो थे ये बोले कि भारतीय जज जो है यह भारत के साथ साथ भारत के लोग के साथ, भारत के जो भी लोग हैं उनके साथ साथ जो है यूरोपीय लोग होंगे उनका भी फैसला करेगा, यूरोपीय लोग के भी फैसला करेगा। इस बात पे जो है यूरोपीय लोग क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। ठीक। और उसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है उस टाइम। ठीक। तो ये विद्रोह होते हैं। इसी विद्रोह का नाम बदल कर, इसी विद्रोह का आगे चल करके इसको नाम दे दिया इल्बर्ट बिल विवाद कहा देता है। ठीक। तो जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी दिया ना, कहा कि भारतीय जज जो फैसला देगा, जो यूरोपीय जज फैसला देगा वही फैसला जो है भारतीय जज भी देगा। तो यही कहा बराबरी, यूरोपीय लोगों की बराबरी को रोकना, इस कारण जो होता है ये इल्बर्ट बिल विवाद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अब देखते हैं धन निष्कासन सिद्धांत होता क्या है। धन निष्कासन सिद्धांत के अंतर्गत देखिएगा तो क्या कहता था कि दादा भाई नौरोजी इसका सिद्धांत का दिया था ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक। दादा भाई नौरोजी देते हैं। और कब देते हैं भाई? ये देते हैं 1867 ईस्वी में। इस निष्कासन का कहने का मतलब था ब्रिटिश जो है वो क्या कर रहे हैं? भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं। धन का निष्कासन कहने का मतलब है धन का निष्कासन कहने का मतलब था कि ब्रिटिश जो है भारत से बहुत सारा धन लेके ब्रिटेन चला जा रहा है। तो इसका मतलब भारत पे खजाना जो है धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, यही दिया था। इसी को कहते हैं भारत का धन निष्कासन सिद्धांत कहते हैं। ठीक। ये इस बात को जो है ये बात लिखा कहाँ था भारत के धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में? तो एक बुक आता है दादा भाई नौरोजी का, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इसमें लिखा गया था। ठीक। तो ये धन प्रतिपादन का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी। कब दिया था? 1867 ईस्वी में। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? परमानेंट सेटलमेंट को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थायी बंदोबस्त। क्या कहते हैं? अस्थायी बंदोबस्त।
अस्थायी बंदोबस्त, क्या कहते हैं, अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। बिहार में क्या कारण था, कह रहा जमींदारों को जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। यही आंसर जो था, इसका आंसर होगा बी। कहता है कि जो भी जमींदार है उसके जो है वंश का परंपरागत नहीं रहना चाहिए, इसका हस्तांतरित होना चाहिए। यानी एक अभी एक जमींदार के पास है तो कभी जो है दूसरे जमींदार के पास होना चाहिए, यानी वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये जो है जमींदारी व्यवस्था जो है हस्तांतरित होते रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, परमानेंट सेटलमेंट का बिहार में यही लागू, इसलिए लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। क्यों विकास नहीं हुआ था, क्या कारण था? बात क्या था कि ब्रिटिश आते हैं हमारे भारत, क्या आते हैं, ब्रिटिश जो है हमारे भारत आते हैं और ये क्या करते हैं, ये भाई साहब हमारे भारतीयों से क्या करते हैं, भारतीयों से भारी मात्रा में टैक्स ले लेते हैं, भारी मात्रा में टैक्स लेते हैं, वसूली करते हैं, भारी मात्रा में टैक्स लेते हैं और बोराज का वसूली करते हैं। अब क्या होता है, बोराज का वसूली करके और हमारे ही कच्चे माल को खरीद लेते थे, सस्ते में खरीदते थे और वो भी कितने सस्ते में खरीद लेते थे। अब देखिए भारत से जो है कच्चा माल भी चला गया और पैसा भी चला गया, दोनों चला गया, कच्चा माल भी चला गया और पैसा दोनों चला जाता है। जब कच्चा माल और पैसा है ही नहीं तो हम उद्योग कहाँ से लगा पाएंगे। तो यही कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, कोई सच बात है, कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका मेन कारण क्या था, भारत में भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी, हाँ यहाँ पे देखिए विदेशी पूंजी, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था। जब पैसा नहीं था तो हम लोग क्या करें, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते थे, कोई निवेश कर सकता है कोई इसमें, ये भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए क्या विदेशी पूंजियों का कमी हुआ करता था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उद्यपी भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु पर व्यापार केवल कंपनी को सुरक्षित दे दिया गया। अब एक एक्ट आता है 1813 का एक्ट, कौन आता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है। इसके तहत क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 20 साल आगे कर देता है, 20 वर्ष के लिए फिर से व्यापार करने का मौका देता है, 20 वर्ष आगे व्यापार करने का मौका देता है। ठीक, लेकिन व्यापार करेगा किस क्षेत्र पे, तो बस 2 क्षेत्र पे करेगा अब, और सारा क्षेत्र तो ले लिया था, 2 क्षेत्र पे। एक क्षेत्र जो था वो था चाय के साथ, चाय का व्यापार कर सकता है, चाय का व्यापार करेगा। और दूसरा जो था इसमें, दूसरा जो पक्ष थे, पहला पक्ष था क्या, चाय का व्यापार, और दूसरा बात था, कह रहा था कि चीन के साथ, चाइना, जिसको चीनी मत सोचिएगा, चाइना, चीन के साथ व्यापार कर सकता है। और ये करेगा कौन, बस ईस्ट इंडिया कंपनी का करेगा। तो ये 2 क्षेत्रों पे अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, और सारे चार्टर और सारे जो भी अधिकार थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया था। तो ये 2 दिए गए थे, एक था चाय के व्यापार पे जो एक अधिकार होगा, और चीन के साथ जो व्यापार होगा उसके ऊपर। तो इसमें क्या है ऑप्शन, कागज, जूट, चाय, हाँ यहाँ पे देखिए चाय, ये चीनी है, चीनी मतलब शुगर है, ये नहीं कहेंगे, शुगर के ऊपर नहीं था, बस चीन यानी चाइना के साथ व्यापार करने का था। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। देखिए 1813 के तहत क्या किया गया, 1813 के तहत सब समाप्त करके बस चाय और चीन के साथ व्यापार रखा। लेकिन अब क्या किया, इस दोनों को भी खत्म कर देता है, इनको भी खत्म कर देता है। क्या करता है, खत्म कर देता है, इन दोनों के पे भी आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को करता है। और खत्म करता है कौन से एक्ट से, 1833 का चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत क्या करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको भी क्या करता है, खत्म कर देता है, इसको भी खत्म कर देता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो है सारे अधिकार को खत्म कर देता है अंतिम रूप से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को खत्म कर देता है। कौन करता है, ब्रिटिश सरकार कर देते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहर को पट्टा जारी करें। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था। देखिए 1793 जो है, इस समय जो है अस्थायी बंदोबस्त आता है, अस्थायी बंदोबस्त आते हैं, और इसके तहत क्या करता था, बंगाल एरिया में पूरा बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया
और वाराणसी क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त को लागू करता है। और इसके तहत क्या करता है, जमींदार को दे देता है भूमि, जमींदार को भूमि दे देता है और उसके ऊपर जो है जमींदार क्या करते थे, टैक्स देते थे, यानी भू राजस्व देते थे, ठीक। और इस भू राजस्व देते थे और भू राजस्व क्या करते, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कोई सरकारी तौर पे ये रूल नहीं लगाया था कि आप जो है कोई फोर्स नहीं दिया था उसके ज़मींदारों के ऊपर कि आप जो है क्या नाम है सो ज़मींदारों को पट्टा जारी करें। दिया तो था लेकिन पट्टा एक तरह से देखिएगा सरकारी तरीके से नहीं दिया गया था। यही कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतीहर को पट्टा जारी करें। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका मेन कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, जमींदारों के ऊपर जो है सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। सरकारी नियंत्रण करने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से सरकारी तौर से उसके ऊपर एक थप्पा नहीं लगाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं कि जमींदारों के ऊपर क्या था, सरकारी नियंत्रण नहीं था। आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है। सूची 1 ये हो गया और ये सूची दूसरा हो गया। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था, बिल्कुल आया था भाई, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। रैयतवारी जो था, रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, किसके नाम में, अलेक्जेंडर रीड के टाइम में आया था, अलेक्जेंडर रीड के टाइम में आता है, ठीक। और ये आते कब है, 1820 ईस्वी में आते हैं, ठीक। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला ये कब आता है, 22 मार्च, कब आते हैं, 22 मार्च, डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1793 में ये आते हैं। उसी तरह महलवारी व्यवस्था जो है होल्ट मैकेंजी लाते हैं। कौन लाते हैं, होल्ट मैकेंजी लाते हैं। इसका मतलब है सबका सब मिलान सही है, यानी एक का ए है, एक का ए, बी का दूसरा, और इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक भारत में उद्योगों की स्थापना कब आरंभ होती है। आधुनिक भारत में जो है उद्योगों की स्थापना जो है कब आरंभ होती है, इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। 1850 ईस्वी में जो है आधुनिक भारत में जो है उद्योगों की स्थापना होना शुरू हुआ। कब हुआ, 1850 ईस्वी में, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसे भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी गई थी। तो इसका ये संज्ञा किसको दिया गया था, ये लॉर्ड डलहौजी को दिया गया था। देखिएगा रेलवे की स्थापना देख लेते कब होता है। रेलवे की स्थापना की बात करें हम लोग भारत में, रेलवे की स्थापना भारत में बात करें, भारत में जो है रेलवे की स्थापना भारत में जो है 1854 में होता है। कब होता है, 1854 में होते हैं, ठीक। इसके तहत क्या होता था, भारत 1854 में भारत में जो है रेलवे की स्थापना होता है। और भारत में जो कंपनी होता है, कौन सा कंपनी करता है इसका काम करता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी। कौन करता है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, रेलवे के ऊपर, ठीक। तो और ये जो है 1854 में था और किसके कार्यकाल में होगा, तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में होगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक। इसी काल में, क्योंकि ये जो है भारत का गवर्नर जनरल था, कब से कब, 1848 से लेकर के 1856 तक ये रहते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक पटसन की मिल स्थापना हुई थी। मिल का जो आधुनिक पटसन के आधारित जो मिल था उसकी स्थापना जो है सिरसा बंगाल में होता है। कहाँ होता है, सिरसा बंगाल में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कर रहा है पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये होता है बिहार में होता है। कहाँ होता है, बिहार एरिया में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित अकाल से जो पीड़ित होते थे उसकी सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता लागू करता है। अकाल संहिता कब प्रचलित किया था, ये प्रचलित करते हैं 1883 ईस्वी में। अब देखिए 1883 की बात करते हैं हम लोग। 1883 में बात करें इस समय जो देखिएगा, तो इस समय भारत का वाइसराय भारत का वाइसराय कौन होता है, लॉर्ड रिपन होते हैं। कौन होते हैं, लॉर्ड रिपन होते हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ बात देखिएगा, तो ये बहुत ही भारत के लिए बहुत ही अच्छा वाइसराय था। ये
और समझौतावादी वायसराय कहलाते थे। समझौता करके काम करने का समझौतावादी वायसराय कहलाते थे। ठीक, तो ये जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था और उसी समय में जो है अकाल संहिता को प्रचालित किया गया था 1883 ईस्वी में। एक बात देखिएगा, तो 1883 थी लॉर्ड रिपन के टाइम का देखिएगा, लॉर्ड रिपन का टाइम को देखिएगा, तो इसी के टाइम में जो है 1881 में 1881 में जो है एक कारखाना एक्ट भी पारित होता है। कारखाना एक्ट भी पारित होता है, ये भी याद रखना, कारखाना एक्ट भी पारित होता है। इसी टाइम देखिएगा तो 1800 शायद या डेट हमको 1883 ही है, 1883 81 ही है शायद, इस टाइम इसको चेक कर लीजिएगा। इसी टाइम में भारत में दूसरी जनगणना होती है, दूसरी जनगणना होती है और वो भी किस आधार पे, वैज्ञानिक आधारित होते हैं, वैज्ञानिक। तो ये सारे फैक्ट जो है याद रखना है। पहली बात है कब इसका अकाल संहिता कब होता है, 1883 में होता है। और उस टाइम वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड रिपन होते हैं। और उसी वो कौन किस टाइप के वायसराय थे, उदारवादी और समझौतावादी वायसराय हुआ करते थे। लॉर्ड रिपन के समय ही 1881 में कारखाना एक्ट पारित किया जाता है और 1881 में ही शायद 81 है या 82 है, इसको चेक कीजिएगा। इसी समय है भारत में दूसरी जनगणना होता है जो कि वैज्ञानिक आधारित होता है, 1881 है शायद, 1881 है में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने के एवं बसने की अनुमति देता है। कह रहा है ब्रिटिश भारत जो थे किस वर्ष उसको भारत में जमीन खरीदने और उसको बसने की अनुमति देता है। वो देता है 1833 के समय में। कब होता है, 1833 के समय में। ब्रिटिश के जो नागरिक हुआ करते थे उसको जो है भारत आएगा तो भारत में उसको भूमि भी खरीदने का मौका दिया गया और उस वहाँ पे जो है बसने का भी मौका दिया गया। ये कब दिया गया था, 1833 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक जो थे रमेश चंद्र दत्त हुआ करते थे। इसके लेखक कौन थे, रमेश चंद्र दत्त हुआ करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन कर रहा है दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। अंग्रेज कौन ऐसा काम किए थे, इसको दादा भाई नौरोजी जो है वो क्या कहते हैं, अनिष्टों का अनिष्ट कहता है। ठीक, तो एक आप सुने होंगे, एक आया था धन निष्कासन का सिद्धांत, किसने दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत आता है और इसी को जो है अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। अंग्रेजों को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। ठीक, इसलिए कहा था क्योंकि क्या होता था, इसके तहत जो है जितने भी ब्रिटिश थे ये क्या करते थे, भारत के सारे धन को सारे धन के मतलब कहने का मतलब धन को जो है निष्कासन करते थे और कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाने का काम करते थे। तो इसका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, धन निष्कासन के सिद्धांत, यानी अनिष्टों का अनिष्ट जो है किसको संज्ञा दी थी, धन निष्कासन के सिद्धांत को संज्ञा दिया था। तो इस कड़ी में इतना ही, क्योंकि हम लोग क्या किया, 20 क्वेश्चन आज भी सॉल्व किए और पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व किए हैं। ठीक, और पूरे डिटेल भी देखे और एक्सप्लेन भी किए हैं और जो भी फैक्ट था उसको भी हम लोग इसके ऊपर काम किए। तो इस तरह के लेक्चर आप लोग को अच्छा लगता है और समझ में कुछ आता है तो आप क्या कीजिए, इसको पहले सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको लाइक और शेयर दोनों कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर डालिए, जिससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हम ठीक ठाक काम कर और अच्छे एरिया में काम कर रहे हैं और आपके लिए कुछ लाभदायक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में जरूर लिखिए। धन्यवाद।